हेलो फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम अहमद आज इतिहास का अगला चैप्टर, अगला टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित है। इसके पहले हमने भारत पर अरब आक्रमण, भारत में या विश्व में मुस्लिम उदय के बारे में, मुस्लिम स्थापना के बारे में भी हमने आपको बता दिया। उसके पहले हमने इतिहास के विभाजन या इतिहास के फाउंडर से रिलेटेड या इतिहास के जन्म से रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी चर्चा कर लिया। तो आज हम बात करेंगे भारत पर तुर्क आक्रमण। इसके पहले हमने चर्चा किया था भारत पे अरब आक्रमण का, जिसमें भारत पर पहला जो अरब आक्रमण हुआ था, सफल अरब आक्रमण, वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ था, जिसे इराक के गवर्नर अल हज्जाज ने भारत पर अटैक करने के लिए भेजा था, जो सिंध के राजा दाहिर पर अटैक किया था। ठीक है, तो अब उसी कड़ी में हम बात करेंगे भारत पे तुर्क आक्रमण का। तो आइए देखते हैं कि भारत में जो तुर्क आक्रमण होते हैं वो कब कब होते हैं, किस फेज में होते हैं और किसके द्वारा होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, ये टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा शायरी हो जाए कि राह न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, राह न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी जरूर मिलेगी आज नहीं तो कल। ठीक है, तो इसलिए कदम से कदम मिलाकर चलिए, कंटिन्यू अपने पढ़ाई को रखिए, हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, एक न एक दिन आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। कुछ लोग होते हैं कि मतलब सोचते हैं कि 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा पढ़ लेंगे तो हम आईएएस हो जाएंगे, हम अधिकारी हो जाएंगे या हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। नहीं, वो कुछ दिन के लिए बहुत जोश में पढ़ाई करना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं और वो एग्जाम को भी क्रैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मानसिक तनाव में आ जाती हैं, दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है। वो सिर्फ पढ़ते हैं, उनको लगता है कि वो पढ़ रहे, वो मेहनत कर रहे हैं, मगर दिमाग हमारा जो मेमोरी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है उन चीज़ों को। तो इसलिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप कम पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, कंटिन्यू, बस उसको अपना एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बनाए रखिए। पढ़ने से पहले सबसे अच्छा है कि आप अपने टाइम टेबल को बना लीजिए। उस टाइम टेबल में आप खेलने कूदने और टीवी सीरियल देखने का भी समय उसमें डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं कि आपको आईएएस बनने के लिए 16 घंटे 18 घंटे ही पढ़ने की जरूरत है, आप 6 घंटे भी पढ़ के आईएएस बन जा सकते हैं, आप 4 घंटे भी पढ़ के आईएएस बन सकते हैं, बशर्ते आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 16 घंटे जो है, एक महीना 16 घंटे पढ़े, उसके बाद 2 महीना फिर इंजॉय करना शुरू कर दिए या 10 दिन इंजॉय करना शुरू कर दिए, तो इस तरह से पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई करना है, आप कम पढ़िए मगर रेगुलर पढ़िए। ठीक है, वही केचुए और खरगोश की तरह, जीत किसकी होती है? केचुए की। क्यों? क्योंकि केचुआ उससे स्लो चल रहा था पर कंटिन्यू चला, निरंतर वो चला, और खरगोश को लगा कि यार क्या है, मैं तो एक ही बार में तेज रफ्तार में दौड़ूंगा और हम उसको पीछे छोड़ दूंगा। तो ये गलतफहमी, ये ओवर कॉन्फिडेंट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंट को केवल नॉर्मल रखिए। ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं टॉपिक की। बात कर रहे थे भारत में अरब आक्रमण की, तुर्क आक्रमण की। तो चलिए तुर्क आक्रमण में देखते हैं कौन कौन है भाई जो भारत पर दुस्साहस किया अटैक करने का। पहला जो होता है भारत में अटैक, वो होता है सुबुत्तगीन। सुबुत्तगीन, भारत पर जो पहला अटैक होता है वो सुबुत्तगीन का होता है। दूसरा जो अटैक होता है, जो दूसरा अटैक होता है वो होता है महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी का। जो तीसरा अटैक होता है भारत पर वो होता है मोहम्मद गोरी का। ठीक है, मोहम्मद गोरी का। तो भारत पर ये 3 स्टार्टिंग अटैक होते हैं। पहला अटैक होता है तुर्क शासक सुबुत्तगीन का, दूसरा अटैक होता है तुर्क शासक महमूद गजनवी का, तीसरा अटैक होता है तुर्क शासक मोहम्मद गोरी का। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद जो अटैक होता है तुर्कों का भारत पे, वो होता है 1526 में बाबर के नेतृत्व में पानीपत का पहला युद्ध जो
इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। यानी कि बाबर ने 1526 में दिल्ली के अंतिम बादशाह या लोदी वंश के अंतिम बादशाह, यानी लोदी वंश का अंतिम बादशाह ही दिल्ली का अंतिम बादशाह था, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित करने के बाद भारत में फिर से तुर्क साम्राज्य या मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी युद्ध भूमि में किसी एक विदेशी शासक या किसी भी शासक के द्वारा उसी की सरजमी पर उसके सर को धड़ से अलग कर दिया गया हो। यानी दिल्ली सल्तनत के इतिहास में यह पहला अवसर था जब युद्ध भूमि में ही किसी शासक के द्वारा दूसरे शासक का, यानी कि क्षेत्रीय शासक के सर को धड़ से अलग कर दिया गया हो। तो ऐसा किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, तो ये तीन थे तुर्कों में जो भारत पर अटैक किए थे। तो फिलहाल हम बात करेंगे किसका? सुबुत्तगीन और महमूद गजनवी का, गोरी का नहीं। ठीक है, तो आइए महमूद गजनवी की हम बात करते हैं। तो महमूद गजनवी जो है वो 1000 से लेकर 1027 के बीच में भारत पर कितनी बार? 17 बार अटैक किया था। 17 बार आक्रमण। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। और ये बात बताता कौन है? ये बात बताने वाले, इस बात की जानकारी देने वाले इतिहासकार हेनरी एलियट। ठीक है, हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 के बीच में भारत पर 17 बार अटैक किया था, जिसका उद्देश्य था भारत से धन संपदा को लूटना और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में। तो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सुबुत्तगीन से पहले एक शासक हैं जिनका नाम है अलप्तगीन। सुबुत्तगीन से पहले कौन है? अलप्तगीन आता है। ठीक है, सुबुत्तगीन से पहले एक शासक है जिनका नाम है अलप्तगीन। अलप्तगीन ने 932 एडी में गजनी साम्राज्य का नींव रखा। किसका? गजनी साम्राज्य का। गजनी साम्राज्य का नींव रखा। और ये गजनी साम्राज्य है कहां पे? तो ये गजनी साम्राज्य था उस समय अफगानिस्तान में। कहां पे था? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अलप्तगीन ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का नींव रखा और उसकी गजनी साम्राज्य का नींव रखते ही भारत पर एक एक कर कर अटैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, भारत पर एक एक करके अटैक होना शुरू हो जाता है। तो जिसमें पहला जो तुर्क अटैक होता है, वो उसी अलप्तगीन का दामाद और गुलाम ध्यान देना, हमको इतिहास में बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलता है कि ज्यादातर लोग अपने ही गुलाम को अपना दामाद भी बना लेते हैं। मुस्लिम शासकों में जो उनके गुलाम रहे हैं, तो उस गुलाम से वो इंप्रेस होकर, उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उनको सेनापति या अपना कमांडर बना देते हैं और कमांडर बनाने के बाद वो अपनी पुत्री का उनके साथ विवाह कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ भी हुआ था। कुतुबुद्दीन भी जो है गोरी का क्या था? गुलाम था और उनका दामाद था। ठीक है, तो अब सुबुत्तगीन ने 977 ईस्वी में एडी में क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। जो क्या था? जो अलप्तगीन, जो गजनी का संस्थापक था, गजनी का फाउंडर था, उसका दामाद या उसका एक गुलाम था। इसने 977 में भारत पर अटैक किया था और वो अटैक हुआ था राजा जयपाल
किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके ऊपर हुआ था? राजा जयपाल के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया। इस युद्ध का कोई खास नतीजा नहीं निकला, पर यह पता चलता है कि इस युद्ध में मजबूरी में जयपाल को सुबुत्तगीन के साथ संधि करनी पड़ी। जयपाल ने क्या कर दिया? सुबुत्तगीन के साथ संधि कर लिया। संधि करने का मतलब ही यही है कि जयपाल पराजित हुआ होगा, क्योंकि पराजित होता नहीं तो संधि करने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, अगर हारा देते तो ये वापस चला जाता, कभी भी जयपाल इनको भारत में एंट्री नहीं करने देता, या हो सकता है कि लोग आपस में सहमत हो गए होंगे किसी बात को लेकर और उसके वजह से ये जो है क्या कर लिए? संधि कर लिए। ठीक है, उसके बाद सुबुत्तगीन के बाद 1001 से लेके 1027 तक भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला व्यक्ति जो था वो महमूद गजनवी था। अच्छा, कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत पर 17 बार महमूद गजनवी ने किया था या मोहम्मद गोरी ने किया था। तो इस चीज कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि महमूद गजनवी ने 17 बार अटैक किया था। इस बात को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिएगा कि महमूद गजनवी, यानी महमूद जो है, गजनवी को हटा दे, मोहम्मद को हटा दे, ये एक टाइटल है। ठीक है, ये टाइटल है, तो इसमें गजनवी टाइटल है, इसमें मोहम्मद टाइटल है। तो वास्तविक नाम क्या है? महमूद। यानी महमूद और गोरी की बात करें तो महमूद में ज्यादा शब्द है, महमूद शब्द जो है वो बड़ा है, और जो बड़ा है वो बड़ा अटैक किया था 17 बार। गोरी ने 17 बार अटैक नहीं किया था। तो गोरी शब्द छोटा है इसलिए छोटा अटैक, महमूद जो है वो बड़ा शब्द है इसलिए बड़ा अटैक, मतलब 17 अटैक। किसके अनुसार? हेनरी एलियट के अनुसार। ठीक है, तो इस बार जब महमूद गजनवी ने भारत पर अटैक किया था तो उस अटैक में हुआ क्या? उस अटैक में, यानी वो भी अटैक पंजाब के राजा, किसके ऊपर? पंजाब के राजा। कौन था? वही जयपाल। जयपाल के ऊपर पुनः जो है अटैक होता है, किसका? महमूद गजनवी का। इस बार महमूद गजनवी जयपाल को क्या कर देते हैं? पराजित कर देते हैं। महमूद गजनवी जयपाल को पराजित कर देता है, और इस पराजय और इस अपमान को सहन नहीं कर सके कौन? जयपाल। और उन्होंने क्या कर लिया? आत्मदाह। उन्होंने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया, यानी कि आग जलाकर अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया, क्योंकि इस अपमान को वो सह नहीं पाए कि हमारे ही युद्ध क्षेत्र में, हमारे रणभूमि में, हमारे ही जमीन पर कोई विदेशी आकर हमको हरा दिया। ठीक है, तो इस अपमान को सह नहीं सके और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। नोट कर लीजिए, नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। गोरी पे मत जाइएगा, गोरी का भी तो हम बताएंगे। ये 1175 में जो पहला अटैक किया था वो मुल्तान पर किया था गोरी ने। इसके बाद गोरी का टॉपिक हम आपको बताएंगे। अभी गोरी को लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो जयपाल पे अटैक हुआ था वो कब हुआ था? 1000 AD, यानी कि 1000 ईस्वी में। ये महमूद गजनवी का पहला अभियान था जिसमें राजा जयपाल को पराजित किया था। ठीक है, तो हटा दें। क्या ही करना है, छोड़ के स्लाइड बार बार ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। ओए, ये क्या हो गया? हैंग कर गए का भाई?
कुछ तो हुआ। अब आ जाओ। गुड। हाँ, तो हम अच्छा बात कर रहे थे महमूद गजनवी का। इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, तो महमूद गजनवी का जो पहला अभियान जो था वो कब था? 1000 एडी में। किसके खिलाफ? तो पंजाब के राजा जयपाल। 1000 में महमूद गजनवी ने जयपाल को पराजित किया और जयपाल अपनी पराजय के अपमान को सह नहीं सका और जयपाल ने क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया। उसके बाद 1004 में, हम सारे अकबर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे 17 के, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी की बात करेंगे। 1004 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर, 1004 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर अटैक किया था। चक्र स्वामिनी मंदिर को लूटा था। ठीक है, 1000 में महमूद गजनवी ने कहां पे अटैक किया था? थानेश्वर भी किया था और वहां पे किसको लूटा था? चक्र स्वामिनी मंदिर को, जो भगवान कृष्ण का मंदिर था। उसके बाद 1018 में गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल, 1018 में गुर्जर प्रतिहार राज्यपाल, गुर्जर प्रतिहार राजा राज्यपाल के ऊपर अटैक किया और राज्यपाल को पराजित किया। ठीक है, उसके बाद 1019-20 में चंदेल शासक विद्याधर को महमूद गजनवी ने पराजित किया था। ठीक है, जो चंदेल शासक विद्याधर थे, हाँ, इनको कालिंजर के पास पराजित करने के बाद अगला जो अभियान था, जो सबसे प्रमुख या जो सबसे फेमस अभियान था, अब हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए, पूरे 17 अभियानों में जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान था वो 1025 में था। कहां पर? सोमनाथ के मंदिर पर। महमूद गजनवी का जो सबसे फेमस या जो सबसे इंपॉर्टेंट अटैक था वो कहां पे था? वो सोमनाथ के मंदिर पर था। आइए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सोमनाथ के मंदिर पर, ये सोमनाथ का मंदिर कहां पे है? थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। जो सोमनाथ का मंदिर है वो गुजरात के सौराष्ट्र में है। सोमनाथ का मंदिर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में है। दूसरा चीजें आपको ये याद रखने की जरूरत है कि सोमनाथ है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? यानी कि सोम की अगर हम बात करें तो सोम भगवान शिव को समर्पित है। यानी कि सोम जो है वो भगवान शिव का एक नाम है। यानी कि सोमनाथ का मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है।
ठीक है। तो देखिए पहली चीज तो आपको ये दिमाग में आपको रखना है कि महमूद गजनवी के इन 17 आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस जो आक्रमण था वो 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर हुआ था। सोमनाथ का मंदिर कहाँ पे है? तो ये गुजरात के सौराष्ट्र में है। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में है, जहाँ का शासक था, यहाँ का शासक जो था, शासक वो कौन था? तो वो शासक था भीम प्रथम। भीम प्रथम। जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अटैक किया था तो भीम प्रथम जो था वो युद्ध करने के बजाय मतलब युद्ध भूमि को छोड़कर वहां से भाग गया। और ऐसे में महमूद गजनवी बड़ी आसानी से जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, बड़े आसानी से सोमनाथ मंदिर को लूटा। कहा जाता है, इतिहासकार के द्वारा कहा जाता है कि 500 ऊंटों के ऊपर, 500 ऊंटों के ऊपर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, ठीक है, 500 ऊंटों के ऊपर सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात लाद कर महमूद गजनवी कहां लेके गया था? गजनी लेके गया था। तो आप सोचिए कि इतना ज्यादा संपत्ति, इतना ज्यादा सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात उस मंदिर में आए कैसे, और क्यों इतना सोना उस मंदिर में चढ़ाए जाते थे? तो सोमनाथ मंदिर में एक इस तरह की आस्था थी लोगों के अंदर सोमनाथ मंदिर को लेकर कि यहाँ पे जो कोई भी मन्नतें मांगेगा उसकी मुरादें पूरी होगी, बशर्ते जब आप उस मंदिर में मांगने के लिए या पूजा करने के उद्देश्य से जब वहां पे आप जाते हैं तो अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में आप जितने भी आभूषणों का आप इस्तेमाल करती हैं, यूज करती हैं, जो आप रोज के डेट में यूज करते पहनते, पहले के लोगों को जानते हैं, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, हर कोई आभूषणों से लदा हुआ था, खासकर राजा महाराजा या जो अमीर वर्ग के लोग थे। तो अब सोमनाथ के मंदिर में जब लोग जाते थे तो उस मंदिर में वो सारे आभूषणों को उतारकर समर्पित करते हुए वो अपनी मांगों को मांगते थे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते थे। मतलब कि एक तरह से वो अपने वरदान को या जो भी उनको मांगना था भगवान से वो उसको मांगते थे। तो कंडीशन ये था कि उनको सारा का सारा जो गहना है वो मंदिर को समर्पित करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों को ये लगा कि अरे मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पे ये नियम, ये शेड्यूल है कि भाई वहां पे जमा करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले से ही घर पे उतार दूं, तो ऐसे लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी वजह से उसमें बहुत सारे, अच्छा आपको मैं बता दूं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यही वजह था कि भारत के मंदिरों में अपार जो है कि सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात पड़े हुए थे, उनके गर्भगृह मतलब जो अंडरग्राउंड थे। ठीक है, यही बात जो है विदेशी आक्रमणकारियों को पता चलता है और यही वजह होता है कि भारत पे बार बार अटैक करने का लोगों का। ठीक है, तो इसी अटैक के बारे में, यानी कि महमूद गजनवी ने जो 17 बार भारत पर अटैक किया था, तो उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो यही था, भारत से सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात को प्राप्त करना। और उन 17 अटैक में वो सफल नहीं हुआ, वो सफल हुआ अपने 16वें अटैक में। ये उसका 16वां अटैक था, ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनवी का 16वां जो अटैक था वो किस पर हुआ था? सोमनाथ के मंदिर पर, यानी कि गुजरात में हुआ था। हाँ, जहां से वो अपार सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात प्राप्त करता है, मंदिर को क्षति पहुंचाता है, खंडित करता है। कहा जाता है कि वहां के मतलब कि सोने के दरवाजे और सोने की मूर्तियों को भी वो अपने साथ गजनी लेकर चला गया और बाकी मंदिर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है। लिख लीजिए इसको। हाँ चलो। अच्छा, एक खासियत ये था कि हिंदू धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12
12 ज्योतिर्लिंग में एक कौन था? एक यही था, सोमनाथ का मंदिर। अच्छा, आइए अब महमूद गजनवी के 17वें और अंतिम आक्रमण की बात करते हैं। तो महमूद गजनवी का जो 17वां अटैक था, 17वां आक्रमण, अब महमूद गजनवी जब भारत के मंदिरों को लूटकर जब वापस जा रहा था तो रास्ते में इनके ऊपर खोखरों ने अटैक कर दिया। अब चूंकि इनके पास बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, तो ऐसे में ये खोखरों से उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनसे उलझेंगे तो फिर हाथ से सोने चांदी हीरे जवाहरात क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे, और उनके 17 के 17 आक्रमण जो है वो क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे, जिसका उनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, तो ऐसे में खोखरों से इनका छोटा मोटा युद्ध हुआ, और किसी तरह बस ये था कि खोखरों से बचकर यहां से निकल जाए, सोने चांदी लेकर पहले गजनी पहुंचे, उसके बाद तो खोखरों को देख लेंगे। खोखरों ने इनको लूटने का प्रयास किया, कुछ हद तक लूटा भी। ठीक है, और उसके बाद महमूद गजनवी किसी तरह अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात को बचाते हुए खोखरों से छूटकर वो गजनी पहुंचता है। और गजनी जाने के बाद अब वो चूंकि बड़ी ज्यादा खिसियाया हुआ था कि मैं इतने प्रयास करने के बाद तो जाकर हमने मंदिरों को लूटा या सोने चांदी हीरे जवाहरात को प्राप्त किया, और ये गधे मुझे रास्ते में मेरे से छीन रहे हैं बिना मेहनत किए। तो उसने क्या किया? उसने एक बार फिर इन खोखरों को खोखर जाति, इन खोखरों को पराजित करने के लिए 1027 में अपना 17वां अटैक भारत पर कर दिया, और खोखरों को बुरी तरीके से पराजित करने के बाद वो भारत से वापस लौट गया। ठीक है, तो ये महमूद गजनवी का अटैक था, इसको लिख लीजिए। तो फिर थोड़ा सा महमूद गजनवी से रिलेटेड चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पर। थोड़ा सा अगर आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर को कई बार, मतलब कई राजाओं के द्वारा कई बार तोड़ा गया था। ठीक है, इसमें तोड़ने में औरंगजेब का भी नाम आता है। 1669 में औरंगजेब ने भी मंदिर को क्षति पहुंचाया था। 1669 में बादशाह औरंगजेब ने भी मंदिर को क्षति पहुंचाया था। अच्छा, समय समय पर बहुत सारे शासकों के द्वारा मंदिर को लूटने का, तोड़ने का प्रयास किया गया था। और इस मंदिर के पुनर्निर्माण में अगर बात आए तो अहिल्याबाई होलकर जो थी वो सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाई। ठीक है, अहिल्याबाई जो होलकर थी वो सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाई। और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर के बाद, यानी कि अहिल्याबाई होलकर ने कब बनवाया था? 1765 में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बाद में 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 1950 में कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसमें प्राण प्रतिष्ठा किया था। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 1951 में मंदिर के अंदर एक बार पुनः प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। तो ये थोड़ा सा रहा सोमनाथ मंदिर का इतिहास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो महमूद गजनवी से रिलेटेड काफी पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा उस पर भी नजर रख लेते हैं। हाँ, चलिए। महमूद गजनवी ने उपाधि धारण किया था।
ठीक है, तो महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? पहला अगर हम बात करें तो गाजी, ठीक है, पहला गाजी, दूसरा बुत किशन, तीसरा सुल्तान। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे हम चर्चा भी कर लेते हैं। इस पर चर्चा कर लेते हैं। गाजी, गाजी का मतलब क्या है? काफिरों का नाश करने वाला। ठीक है, काफिरों का नाश करने वाले को क्या कहते हैं? गाजी। बुत किशन, बुत किशन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक, इनको मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुल्तान की उपाधि। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक। तो ध्यान दीजिएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन था या पहला शासक कौन था? तो वो महमूद गजनवी था, जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण किया था। अब इसी क्रम में थोड़ा सा आप ये भी जान लीजिए कि सुल्तान की उपाधि से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया कि विश्व के इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो महमूद गजनवी था। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? तो वो था इल्तुतमिश। ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत का पहला बादशाह, पहला जो शासक होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। पर कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण न करके वो अपने मालिक यानी कि गोरी के सिपह सालार या सिपह सालार के तौर पे, ठीक है, वो शासन किया। वो खुद को सुल्तान घोषित नहीं किया, क्योंकि वो अपने आप को ये नहीं मानता था कि मैं इतना बड़ा हूं कि मैं अपने आप को सुल्तान घोषित कर लूं। तो वो गोरी के अंडर में ही रहकर शासन करने का काम किया। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला शासक या भारत के इतिहास का वो पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो वो कौन था? इल्तुतमिश। ये दिल्ली सल्तनत का पहला और प्लस भारत का भी पहला शासक था जिन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दूसरा क्वेश्चन यह है कि वो कौन से दिल्ली सल्तनत के वो कौन से दो शासक है जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? हाँ, धारण नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, तो दो ऐसे शासक थे दिल्ली सल्तनत में जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। तो वो दो सुल्तान कौन थे? तो वो दो सुल्तान थे ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा खिज्र खां। ठीक है, दूसरा थे खिज्र खां। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। उन 5 राजवंशों में मात्र यही दो ऐसे शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ऐबक ने धारण नहीं किया और दूसरा खिज्र खां भी जो सैयद वंश का फाउंडर है, इसने भी जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। ठीक है, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का या भारत का, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का काल है या भारत का अंतिम सुल्तान की अगर बात करें तो वो था इब्राहिम लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। और भारत के इतिहास का भी अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत की बात करें,
या फिर भारत के इतिहास की बात करें, या फिर लोधी वंश के अंतिम शासक की बात करें, तो वो कौन था? इब्राहिम लोधी था। वो कौन से दो शासक थे जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? तो ऐबक और खिज्र खां। वो कौन से शासक था दिल्ली सल्तनत का या भारत का जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण किया था सबसे पहले? वो इल्तुतमिश था। वो कौन सा शासक था जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण किया था? तो वो था कौन? महमूद गजनवी। लिख लीजिए इसको। अच्छा, एक चीज और, हम इसके उद्देश्य के बारे में अगर बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था भारत पर अटैक करने का? तो इसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य था भारत पर अटैक करने का, वो था धन की प्राप्ति। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार। तीसरा उद्देश्य जो था वो गजनी साम्राज्य का विस्तार करना था। गजनी साम्राज्य का क्या करना था? विस्तार करना था। ठीक है, ये महमूद गजनवी का उद्देश्य था भारत पर अटैक करने का। सबसे पहले वो धन के को प्राप्ति के उद्देश्य से किया था, दूसरा इस्लाम का प्रचार करने के उद्देश्य से किया था, और तीसरा उन पैसे से, उन लूटे हुए पैसे या सोने चांदी से गजनी साम्राज्य को और ज्यादा बढ़ाना था, विस्तार करना था, क्योंकि सेना वगैरह रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हटाएं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम गोरी के साम्राज्य से स्टार्ट करेंगे, गोरी के अटैक से स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।